सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्जिया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप T20 का बहुत ही बदतरीन आगाज़ किया है, बल्कि अगर ये शर्मनाक आगाज़ कहा जाए तो ये बिल्कुल गलत ना होगा। और इस तरह के अल्फाज इसलिए भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि पाकिस्तान टीम T20 की सबसे ज़्यादा मैचेस खेलने वाली सबसे तजुर्बेकार टीम है। वो टीम जिसको बहुत सारे फॉर्मर प्लेयर्स और क्रिकेट एक्सपर्ट्स आखिरी 4 टीमों में शुमार कर रहे थे कि सेमीफाइनल में जो 4 टीमें जगह बनाती हैं उनमें से एक टीम बाकी 3 बड़ी टीमों के साथ हो सकती है। और दूसरी साइड पर अमेरिका की टीम थी जो कि एक 9 बारी टीम, एक 9 मौलूद टीम है क्रिकेट की दुनिया में। चूंकि T20 में सबसे कम T20 अभी तक इस वर्ल्ड कप में जो शामिल टीमें वो सिर्फ 30 मैचेस का एक्सपीरियंस था अमेरिका के पास। लेकिन कल जो कुछ हुआ वो इंतहाई हैरानकुन था। अब उस सब के बाद ये जो पाकिस्तान क्रिकेट है इस लेवल तक किस तरह पहुंची है, जो सिलेक्शन से मुतालिक जो सवालात हैं, और फिर इस वर्ल्ड कप में जो पाकिस्तान का आगे सफ़र है अब वो कितना मुश्किल है कि अगले मरहले तक पाकिस्तान टीम जा सकेगी। और ये जो अमेरिका से पाकिस्तान ने मैच हारा, अभी 2-2.5 हफ्ते पहले आयरलैंड से पहला T20 हारा था। छोटी टीमों से हारने की वजह क्या है? क्या कप्तानी में इस वक्त ख़राबी है, या कप्तान की जो सिलेक्शन है 11 खिलाड़ियों को लेकर वो गलत है? क्या कुछ ऐसे प्लेयर्स को मुस्तकिल कैरी किया जा रहा है जिनकी न सिर्फ 11 में बल्कि स्क्वाड में भी जगह नहीं बनती? तो ये वो तमाम सवालात हैं जो आज अपने मौजूद मेहमानों के सामने रखेंगे। खालिद महमूद साहब साबिक चेयरमैन PCB के मौजूद हैं। खालिद साहब, बहुत शुक्रिया, अपने कीमती वक्त में से आपने वक्त निकाला और हमें टाइम दिया। फवाद मुस्तफा साहब सीनियर क्रिकेट एनालिस्ट हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो फवाद साहब, ज़रा पहले एक्सपर्ट ओपिनियन आपकी हम जान लें इस पूरी सूरत हाल पर। ये जो कल जो कुछ हुआ है ये हुआ क्या? ये पिच को मिसरीड कर गए? क्या बर्डन बहुत ज़्यादा था? ट्रेनिंग नहीं मिल सकी? ट्रेनिंग सेशंस मनसूख हो गए? कोई इससे पहले कोई वार्म अप मैच नहीं हो सका? असल और बुनियादी वजूहात क्या है? देखिए, अमेरिका से अगर खेलने के लिए आप इन चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं कि पिच खराब थी और ट्रेनिंग का टाइम नहीं मिला, पहले मैच नहीं मिले, ये अभी से नहीं हुआ है। ये पिछले 3 साल से अगर आप देखें, आप जिम्बाब्वे से हारे वर्ल्ड कप में, आप अफगानिस्तान से हारे, फिर आप आयरलैंड से हारे, अब हद ये हो गई कि आप अमेरिका से भी हार गए। हो ये रहा है कि आपकी क्रिकेट डिक्लाइन हो रही है, नीचे की तरफ जा रही है, और लोगों ने पिछले 4-5 साल में इस तरफ सोचा ही नहीं। आप क्या कंपेटिटिव क्रिकेट जो है, आप PSL देख लें, उसमें जो स्टैंडर्ड है क्रिकेट का या ओवरऑल डोमेस्टिक क्रिकेट में, वो स्टैंडर्ड नीचे जा रहा है, लेकिन उस बारे में सोचा नहीं गया। अब लोग सिलेक्शन की बात करते हैं, प्लेयर्स की बात करते हैं, मैं ज्यादातर सिस्टम की बात करता हूं। ये 15 आप हटा के आप मुझे अगले 15 गिना दें जो इन लड़कों की रिप्लेसमेंट के करीब भी हो, वो नहीं है। जब आपके मुल्क में 15 के 15 रिप्लेसमेंट नहीं तैयार है तो आप सोचे पीछे कोई नाम ही नजर नहीं आ रहा। 1-2 ऊपर नीचे करीब ऐसे ही प्लेयर आप छोड़ गए हैं, थोड़े से 20 होंगे या 19 होंगे। चलें 15 रिप्लेसमेंट हमारे पास नहीं भी हो तब भी एक 20-25 खिलाड़ियों का ऐसा पूल होता है कि उसमें बेस्ट 15 आप लेकर जाते हैं। अब यहाँ पर इसमें आप आजम खान की बात कर लें, परफॉर्मेंस की बुनियाद पर आप शादाब खान की बात कर लें जो 6-7 साल से टीम का मुस्तकिल हिस्सा है। मोहम्मद आमिर की वापसी हुई, उनके एक्सपीरियंस को लेकर बहुत बात की जा रही थी, कल सुपर ओवर में वो सब ने देख लिया। फिर आप अबरार अहमद जो कि उनको एक खुफिया वेपन कहा जा रहा है, लेकिन उनको ऐसा छुपा के रखा हुआ है कप्तान ने और टूर सिलेक्शन कमेटी ने कि वो उनको सामने ही नहीं ला रहे हैं, वो किस वक्त उनको मौका मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि इस शिकस्त की बुनियादी वजूहात में शामिल हैं। देखिए, आप अरबाब एक चीज तो सोचें कि अगर आपको 2 रिटायर्ड प्लेयर और UAE का प्लेयर खिलाना पड़ रहा है तो कितनी बदकिस्मती है, और कोई सवाल करने वाला नहीं है ना। आप तसव्वुर तो करें कि 4 साल पहले जो लोग क्रिकेट छोड़ गए उन्हें आप हाथ जोड़ के ला रहे हैं। इसमें सवाल तो यही है कि आपके पास क्या बैकअप ही कोई तैयार नहीं था 4 साल में। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम हुआ है। साथ साथ आप देखिए किस तरह से क्रिकेट चलाया जा रहा है। 6 महीने सेठी साहब रहे, 6 महीने उसके बाद जका अशरफ साहब रहे, अब नकवी साहब आ गए, और इन लोगों का क्रिकेट से कोई ताल्लुक ही नहीं है और कोई सोच भी नहीं है, प्लस अकाउंटेबिलिटी तो है ही नहीं। तो जिस तरह से ओवरऑल क्रिकेट बोर्ड चल रहा है उसी की रिफ्लेक्शन आपकी क्रिकेट टीम में नजर आती है ना। जो इदारे जब तबाही की तरफ होते हैं तो उनकी टीमें इसी तरह परफॉर्म करती हैं। आप हॉकी का देख लें, साथ साथ एक और चीज है कि हॉकी जब शुरू हुई थी वो घास से जब ऑस्ट्रोटर्फ पे शिफ्ट हुए तो जो उसके लिए फिटनेस चाहिए थी, जो उसे सिखाने वाले खिलाने वाले वो आपको पढ़े लिखे लोग चाहिए थे, वो आपके यहाँ पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं थे। अब जो भी आदमी आता है वो पाकिस्तानी खिलाड़ियों की तरफ देखता है इस सिस्टम को चलाने के लिए, और बदकिस्मती से स्पोर्ट्समैन आपको पढ़े लिखे नजर आ ही नहीं रहे कि जो अच्छे ट्रेनर के तौर पे हो, अच्छे कोच के तौर पे हो।
तो ये बस एडवांटेज सिर्फ क्रिकेट को ये है हॉकी के मुकाबले में कि आईसीसी से आपको एक अच्छी रकम मिल जाती है, एक पीएसएल चल रहा है उससे आपको पैसे मिल जाते हैं, वरना आप इसी तरह सही, यानी अब थोड़ा सा एक कमर्शियल एक्टिविटी रह गई है और वो जाहिर है जितना लोगों को एक जज्बाती स्केल से वाबस्तगी थी उससे मुतालिक कोई संजीदगी से सोच। एक और चीज बता दूं, जल्दी से एक और चीज खत्म कर दूं, वो ये है कि भाई पाकिस्तान के अलावा दुनिया भर में क्रिकेट हो रही है, तो जो अच्छे प्लेयर जिन्हें अब यहाँ चांस नहीं मिलता वो दूसरे मुल्कों का रुख कर रहे हैं, तो ये अब एक नई चीज और शुरू हो गई है और टेप बॉल क्रिकेट भी हो रही है। ठीक है, तो अगर नालायक एक बोर्ड होगा तो फिर आपको आगे प्लेयर नहीं मिलेंगे। जी खालिद महमूद साहब, ये हमारी जो क्रिकेट है इस वक्त वो समझे अपने पस्त तरीन मकाम पर पहुंच चुकी है। कल जब हम अमेरिका से भी हार गए, अभी 2 हफ्ते पहले हमने आयरलैंड से शिकस्त का मज़ा चखा था, तो ये इस टीम को कैरी करना आखिर ये कौन सी ऐसी मजबूरी है जिन चंद एक खिलाड़ियों को परफॉर्मेंस के बगैर भी मुस्तकिल साथ रखा गया है, टीम से मुतालिक नहीं सोचा जा रहा। यहाँ पर आप समझे कि जो पर्सनल टर्म्स हैं, जो पर्सनल दोस्तियाँ हैं, ये उसको इस वक्त निभाया जा रहा है। बहुत शुक्रिया। मैं फ़ुआद मुस्तफ़ा साहब की गुफ्तगू बड़े गौर से सुन रहा था, बहुत अच्छे पॉइंट्स इन्होंने सारे लेके आए हैं, तो उसका मैं ख़ुलासा बयान कर देता हूँ। पहली बात तो ये है कि क्रिकेट बोर्ड का सरबराह ऐसा होना चाहिए जिसको पूरी समझबूझ हो, उसको अंदाज़ा हो कि कैसे चीज़ें होनी चाहिए। बदकिस्मती पहली तो ये है कि यहाँ पे पता ही नहीं होता कि कब क्रिकेट बोर्ड बदल जाएगा, कब नया सरबराह आ जाएगा। जैसे उन्होंने नाम गिनाए थे पिछले, अगर चंद महीनों में देखें तो 4-5 नाम सामने आ रहे हैं। पहले आए नजम सेठी साहब, फिर ज़का अशरफ साहब आए, इसी के दरमियान शायद पहले रमीज़ राजा थे इनसे, और अब ये मौजूदा आए हैं मोहसिन नकवी साहब। कता नज़र इनकी अहलियत के, इनकी काबिलियत के, इनकी वाकफियत के जो इनको खेल से है, ये इतने बार बार अगर अच्छे से अच्छे भी सरबराह होते हैं और आप उनको बदलते रहते हैं, और जैसे एक वो एक होता है ना म्यूज़िकल चेयर्स वाला मामला, तो उस क्रिकेट बोर्ड का भी नुकसान होता, उसका क्रिकेट का भी बेड़ा गर्क होता, टीम की भी खस्ता हाली होती। तो सबसे पहली वजह तो ये है कि हमारी हुकूमत कोई चैन ही नहीं लेने देती, बार बार बदलते हैं। और एक बड़ी अजीब चीज़ आ चुकी है, कोई एक ज़माना था कि कभी भी कोई खुद नहीं अपने आप को पेश करता था कि जी मुझे बना दिया जाए सरबराह क्रिकेट बोर्ड का। क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं, 4-5 नाम मैं जल्दी से ले लेता हूँ, कि आप तसव्वुर कर सकते हैं कि फिदा हसन साहब खुद कहते होंगे मुझे सरबराह बना दो, या अब्दुल हफीज़ कारदार साहब ने कोई सिफारिशें तलाश की होंगी, लॉबी की होगी, या वो जो थे जस्टिस कार्नीलियस आए थे उन्होंने कुछ इस सिलसिले में तवज्जो की होगी, या एयर मार्शल नूर खान से आप तवक्को करते हैं कि उन्होंने कहा जी मुझे बनाओ क्रिकेट बोर्ड का सरबराह, या लेफ्टिनेंट जनरल जाहिद अली अकबर जिनके ज़माने में 92 का वर्ल्ड कप जीता गया, क्या उन्होंने कहा? ऐसे होता ही नहीं था। जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होती थी, पहले प्रेसिडेंट थे, आजकल प्राइम मिनिस्टर हैं, वो खुद तलाश करके किसी को दावत देते थे कि आए जी आप इस काम को, आप अहल हैं, आप संभाल सकते हैं। अब मुसीबत ये है कि ये कितना एक पुरकशिश ओहदा बन चुका है, पुरकशिश अदारा बन चुका है कि लोग भाग दौड़ कर रहते हैं। बाकायदा होता है जब एक सियासी जमात आती है तो उससे निस्बत रखने वाले साहब जो हैं वो भाग खड़े होते हैं, जब दूसरी सियासी जमात आती है तो उसके कोई पसंदीदा शख्सियत आती है कि मुझे बना दो, तो ये सिलसिला चल रहा है। ये बहुत ही गलत बात है, बहुत ही इसको कंडेम करना चाहिए। कता कलामी की इंतहाई माजरत खालिद साहब, लेकिन जाहिर है कि जो पीसीबी के हेड की या चीफ की जो भी जगह है वो तो मैनेजमेंट के, एडमिनिस्ट्रेशन के इशूज़ उनको देखने, यहाँ सिलेक्शन कमेटी मौजूद है जिसमें सारे अभी माजी के टॉप प्रोफेशनल, उसमें अब्दुल रज़ाक हैं, उसमें वहाब रियाज हैं, कुछ दिन पहले तक मोहम्मद यूसुफ भी शामिल थे, असद शफीक हैं उसमें, तो ये तो बड़े बड़े नाम हैं जिन्होंने ये क्रिकेट टीम सेलेक्ट की है। तो ये इन पर भी तो कुछ जिम्मेदारी आयद होती है, या वो खाली जो पीसीबी के चीफ पर ये सारा मामला? जिम्मेदारी मैं उसी पे जी इस पर आ जाता हूँ। देखें, मुझे आपको याद पड़ता है कभी 7 रुकनी सिलेक्शन कमेटी बनी हो, और आपको याद पड़ता है कि उस 7 रुकनी सिलेक्शन कमेटी में एक नॉन क्रिकेटर भी हो कि जनाब ये आपको डेटा देगा और ये कंप्यूटर का काम करेगा? आपको याद पड़ता है, पाकिस्तान छोड़ें, दुनिया के किसी खित्ते में जाके याद पड़ता है कि बग़ैर किसी सरबराह के सिलेक्शन कमेटी बन गई हो? आप इसी से आप गौर करें, बनाने वाले की अकल की दाद देनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि उसको कोई बड़ा आला एजाज़ देना चाहिए कि उसने एक ऐसी नई चीज़ ईजाद कर दी है पाकिस्तान में, जैसे कोई
एक साइंस की इजाद होती है। सरबरा भी अनअनाउंस तो हैं, अनाउंस सरबरा कोई नहीं है, लेकिन अनअनाउंस तो सबको पता है वो कौन है सरबरा इस सिलेक्शन कमेटी। अनाउंस कोई नहीं है ना, अनाउंस ना, और आपको शायद पता हो, मैंने ख़ास तौर पे ये मालूम किया था कि भाई ये क्या हरकत की है। उन्होंने कहा जी वो जो अनअनाउंस सरबरा जिसको आप कह रहे हैं कि उसको तो बनना ही बनना था ना, लेकिन उसके होते हुए चूँकि वो खासे एक जूनियर खिलाड़ी हैं, उसके होते हुए कोई काम का सीनियर खिलाड़ी जो था वो इस सिलेक्शन कमेटी के लिए दस्तयाब नहीं था। तो फिर उन्होंने यही शानदार फार्मूला इजाद किया कि जी इसका कोई सरबराह नहीं है, लेकिन वो अनअनाउंस बन गया। तो उसकी वजह से अब इतनी तादाद में लोग हैं, कोई एक लेके आ गया, एक दो दूसरा लेके आ गया, एक दो खिलाड़ी तीसरा लेके आ गया, तो फिर ये टीम नहीं बनी हुई, ये चूचू का मुरब्बा बन के उन्होंने पेश किया है, जिससे सबकी तसल्ली हो जाए। और पाकिस्तान का क्या बनता है, क्रिकेट का क्या बनता है, उसके बारे में किसी ने कुछ गौर फिक्र नहीं किया। ठीक है, फिर उसे आगे चलें। फिर मैं 3-4 बड़े अहम दौरों पे रहा हूँ, और सिर्फ 3 मुझे याद पड़ता है लोग ऑफिशियल्स होते थे टीम के साथ। इंग्लैंड का 92 का टूर 5 महीने का, जनूबी अफ्रीका का बड़ा अहम दौरा, वेस्ट इंडीज़ का बड़ा अहम दौरा, सिर्फ 3 ऑफिशियल होते थे। एक मैनेजर होता था जिसका ओवरऑल सारा बंदोबस्त, एक कोच होता था और एक फिजियो होता था। 3 के साथ टीम चलती थी और बड़ी ठीक ठाक चलती थी। अब आप 15-15, 16-16 लोग टीम के साथ भेजेंगे तो वो तो एक मसाइल का अंबार होता है। मैंने कई दफ़ा क्रिकेट बोर्ड के लोगों को समझाने की कोशिश की है कि जितने आप फालतू लोग भेजते हैं उतने ही आप मसाइल साथ भेज रहे हैं, ये सब किया गया है। फिर उसके बाद आप टीम की तैयारी पे गौर फरमाएं कि जाके खेलना उन्होंने अमेरिका में है, उनको खेलने के लिए आप इंग्लैंड में भेज रहे हैं, जहाँ से दावत आ गई। ऐसे होता है ना जैसे कोई बिल्कुल तैयार बैठा हुआ है कि कुछ कहीं से खुदा करे कोई दावत आए और वहाँ पे हम खेलने के लिए जाएं। आप ये सोचते ही नहीं है कि किन हालात में आपने खेलना है, किस किस्म की दावत को कबूल करना है। कहाँ इंग्लैंड की कंडीशंस, वहाँ पे अभी वेट है, उनका समर शुरू हुआ है, कहाँ उनकी मूविंग गेंद और कहाँ उनके हालात फ़र्क, और कहाँ इंग्लैंड अमेरिका में जाके आपने खेलना था। तो मैं समझता हूँ कि किसी क्रिकेट बोर्ड में जिसमें मामूली सी भी समझ बूझ होती क्रिकेट की, मामूली सी भी उसको पता होता कि इंग्लिश कंडीशंस क्या हैं, अमेरिका में क्या उनको मिलेगा, तो वो इस किस्म के दौरों के प्रोग्राम ना बनाता। वो उसकी बजाय बेहतर ये करता कि अमेरिका में चंद दिन पहले भेजो, वहाँ पे वो प्रैक्टिस करें, समझें वहाँ के हालात से, वहाँ की ग्राउंडों से, विकेटों से उनकी आशनाई हो, और ताकि वो बेहतर खेल सके। सही, बिल्कुल सही। खालिद साहब, ये नुक्ता बड़ा आपने अहम उठाया है कि अब ये किसने फैसले लिए। मैं आपकी तरफ ज़रा वापस भी आता हूँ। फवाद साहब, ये अगर हम अब चलें, ये सारे इशूज़ जो मैनेजमेंट के या जो सिस्टम के हैं वो एक साइड पर एक लम्हे को रखें, और जो टीम में बड़े बड़े नाम मौजूद हैं जो कि पूरी दुनिया में जिनको परफॉर्म करना उनकी जिम्मेदारी है, बाबर आजम, शाहीन आफरीदी, रिजवान, शादाब, तो ये सिस्टम को आप साइड में भी रख दें तो कल का मैच तो अमेरिका से आप खेल रहे थे, पिचेस जैसी भी हों, इन खिलाड़ियों को तो परफॉर्म करना है जब ये टीम में मौजूद है ना। इनकी परफॉर्मेंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा कि मोहसिन नकवी चेयरमैन हो या ज़का अशरफ हो या नजम सेठी हो, इन्हें तो ग्राउंड में कारकर्दगी दिखानी है। ये कहाँ लैग कर रहे हैं? देखिए, बात ये नहीं है कि चेयरमैन से या फर्क नहीं पड़ता। आपने जाने से पहले एक, जैसे ही आप आए, एक कप्तान ऑलरेडी था, आपने उसे चेंज कर दिया। जो भी क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन था बना गया था, आप उन्हें साथ लेके चलते, वो आपने चेंज की। फिर हमारे यहाँ बात सारी ये है कि हम कुछ चीजों पे आंखें बंद करके बैठ जाते हैं। आपके जो पिछले कुछ अरसे में प्लेयर्स पैदा हो रहे हैं, ये एक टीम गेम है। वो इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस के बेसिस पे स्टार्स और ग्रेड्स बनते जा रहे हैं, बट टीम परफॉर्मेंस जो होनी चाहिए वो नहीं हो रही। और होता यह है कि अब सोशल मीडिया का दौर है, हर प्लेयर के एजेंट हैं, तो एक ऐसा माहौल बना दिया जाता है कि अगर आप उस चीज पे बात करें या हर किसी तनकीद भी करें, तो जो आपके साथ सोशल मीडिया पे होता है आपको उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तो हम किसी चीज पे बात नहीं कर सकते। साथ साथ मैं यही कहूंगा कि जब कोई भी आदमी, किसी को खौफ ना रहे कि उसकी जगह जा सकती है या वो हटाया जा सकता है, तो फिर उसकी परफॉर्मेंस में उसे कोई खौफ नहीं रहता कि हारेंगे, जीतेंगे, रन करेंगे, नहीं करेंगे। सब अपने लिए खेल रहे होते हैं और सिलसिला चल रहा होता है। तो ये पिछले 2-3 साल से सिलसिला चल रहा था। आप देखिए ना, आप ऐसा नहीं हुआ है कि आज अमेरिका से हारे, उसकी पूरी एक तारीख है। आप जिम्बाब्वे से हारे, उसके बाद आप अफगानिस्तान से हारे, आप आयरलैंड से हारे, फिर जाके अमेरिका से हारे। तो इसका मतलब आपकी क्रिकेट नीचे की तरफ जा रही है ना। तो आपने कोई चीज ही ऐसी तैयार नहीं की कि आप उनका नेमन बदल तैयार करते, आप स्ट्रांग होते,
आपने प्लानिंग नहीं किया। प्लानिंग कैसे कोई आदमी भी करे कि जब 3-3, 4-4 महीने में लोग तब्दील हो जाएंगे। दूसरा, मुझे इस चीज से इख्तिलाफ है कि अब जो भी आदमी बड़ी पोजीशन पे आए, आप उसे 40 लाख दें, 50 लाख दें, जो पैसे देने दें, वो अकाउंटेबल हो। ये जो एक चीज आती है कि जी हम तो क्योंकि पैसे ही नहीं लेते, ये तो एक ऑनररी पोजीशन है, तो हम अकाउंटेबल नहीं है। आप ऑनररी पोजीशन पे आके अगर गलत फैसले करके जाते हैं जिसका नुकसान क्रिकेट के ऊपर होता है, तो वो सवाल ही नहीं उठाता। तो भाई सारा खेल जो है ना वो इदारे पे आता है, और उसके साथ साथ जो फैसले होते हैं वो फैसले फिर आपके रिफ्लेक्ट ऐसे ही करते हैं। ये ऐसे नहीं होता कि जी आप एक दिन में अमेरिका से हार गए। आप खौफ देखते, कल जो प्लेयर्स में खौफ था वो हार का खौफ था। उनकी बॉडी लैंग्वेज देखते, एक जो कॉन्फिडेंट टीम होती है, लड़के होते, कोई मुकाबला ही नहीं है सर। अमेरिका से आपका क्या मुकाबला है? बिल्कुल। आप जिस तरह से सुपर ओवर में आप में खौफ था, वो सारे शोर मचा रहे हैं, वाइड यूं हो गई, जहां मैं ऐसी चीज को मानता ही नहीं। मैं कहता हूं कि जी उनकी बॉडी लैंग्वेज में खौफ नजर आ रहा था। और फिर उसके बाद जब आप चेस करने गए, आप तसव्वुर करें लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर बॉल करा रहा है, आपने फखर से ओपन नहीं फेस नहीं करवाया। साथ साथ आपका अगर बाबर, रिजवान, इफ्तिखार, आजम, उस्मान इनकी होते हुए अगर शादाब आपका तीसरे नंबर का प्लेयर है, तो आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी? सही है, बिल्कुल। बड़े ये सवालात अब खड़े हो चुके हैं। अब ये खालिद साहब, ये तो चलें, ये अमेरिका के साथ ये बॉडी लैंग्वेज थी, ये खौफ था। अभी जब एक रोज़ के बाद अब 48 घंटों का ही वक्त रह गया है, जब इंडिया का सामना करना है, और जितनी इस वक्त तगड़ी इंडिया की टीम है, तो फिर अब उस मैच के लिए हम क्या तवक्को लगाएं? ये तो बिल्कुल अब ये 90-10 वाला मामला हो गया, या 100% ये मैच इंडिया के फेवर में होगा फिर? जी हाँ, जो हालात हैं वो अल्लाह करे मैं गलत साबित हूँ और दूसरे हमारे मुबस्सरीन जो हैं वो भी गलत साबित हों, वो बिल्कुल इंडिया की फेवर में है। दरअसल मुझे महसूस ये होता है, और मेरी चूँकि अंदरूने खाना की मेरे पास तो कोई ख़बर नहीं, लेकिन जो ख़ास तौर पे आपके साथी और मीडिया के लोग जो हैं वो ख़बरें निकालते हैं, उनका कहना ये है कि ये एक टीम नहीं है वहाँ पे खेल रही, ये 3 टीमें खेल रही हैं। वो किस तरह 3 टीमें खेल रही हैं? वो कहते हैं कि एक तरफ बाबर आजम की टीम है, दूसरी तरफ एक शाहीन अफरीदी की टीम है, मतलब 2-4 खिलाड़ी उसके साथ हैं, 4-5 खिलाड़ी उसके साथ हैं, फिर उसके साथ अमाद वसीम जो है वो भी एक ग्रुप बन चुका हुआ है, सारा कुछ। तो जब टीम में कोई यकजहती नहीं होगी, आपस में कोई मेल ताल नहीं होगा, जीतने का जज्बा नहीं होगा, और जीतने का जज्बा आप क्या कोई पैसे दे के बेदार कर सकते हैं? जीतने का जज्बा जो होता है वो एक फितरी चीज़ होती है, वो एक खिलाड़ी की अपनी अना होती है, वो उसकी मुल्क की मोहब्बत होती है, उसका एक कौम के लिए कोई अच्छा काम करने का जज्बा होता है, वो चीज़ जीतती है। जब आप शुरू में ही उनको एक लॉलीपॉप सा दिखा दें कि जी लाख डॉलर हम देंगे, ये क्या रकम है जो आपको बताने जा रहे हैं, तो बिल्कुल बचकाना किस्म की सारी चीज़ें थी। और जो बचकाना चीज़ें होती हैं उसका नतीजा भी बचकाना निकलता है, जो कि आपके सामने है। बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया खालिद महमूद साहब, फवाद मुस्तफ़ा साहब हमारे साथ। अब फिलहाल हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स को तो कोई ऐसी खास उम्मीद नहीं है भारत के मैच में, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान टीम की भी एक तारीख रही है कि जब भी किसी भी ICC इवेंट का ये ख़राब आगाज़ करते हैं तो फिर बाउंस बैक करते हैं, फिर बड़े मैचेस जीतते हैं और आगे के लिए भी क्वालिफाई करते हैं। तो आने वाले दिनों में इस पर मजीद भी हम डिस्कशन करते रहेंगे। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ सियासी मैदान में क्या कुछ चल रहा है उस पर बात करेंगे। अली गौर बलूच साहब, शौकत यूसुफजई साहब हमारे साथ मौजूद होंगे छोटे से ब्रेक के बाद। एक बार फिर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। और हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान अब ऐसा महसूस हो रहा है आने वाले दिनों में और ईद के बाद शायद ये फासले कम हो सकते हैं। गुज़िश्ता चंद घंटों पहले ये ऐलान किया गया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कि ईद के बाद अब वो हुकूमत के ख़िलाफ़ बाकायदा तहरीक का ऐलान कर रहे हैं और तहरीक को शुरू करने जा रहे हैं। लेकिन आज कुछ ज़राए से खबरें मौसूल हुई हैं कि जो एक सख्त कदम था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और उनके बानी चेयरमैन का, तो उन्होंने अपने उस सख्त कदम से एक कदम पीछे हटने का फ़ैसला कर लिया है और सियासी जमातों से पार्लिमान के बाहर रवाबित को बढ़ाने पर जोर दिया गया और कुछ इस तरह की हिदायत भी अपनी उस 3 रुकनी कमेटी को, जो उन्होंने एक मुज़ाकराती कमेटी बनाई थी, उसको जारी की गई हैं। तो अब अगर ये मुज़ाकरात का सिलसिला आगे बढ़ेगा तो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो 3 शराइत थी उनके बगैर बढ़ेगा, क्या कुछ TORs आगे चलकर तय हो सकते हैं। और ये सब कुछ एक ऐसे वक्त में हो रहा है सारा मामला जब मौलाना फजल रहमान ये बात कर रहे हैं कि अभी हमारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बातचीत चल रही है और आने वाले दिनों में जो उनकी तहरीक है अभी उसमें शामिल होने या ना होने का कोई फैसला नहीं हुआ है। बहरहाल मौलाना
मौलाना साहब की जमात भी इस वक्त सड़कों पर मौजूद है। अब माशी एतबार से बजट आने वाला है, बहुत सारे दौरे इस वक्त हुकूमती टीम कर रही है, इस वक्त भी वज़ीर आज़म चाइना में मौजूद हैं, तो ऐसे मौके पर अपोजिशन को इंगेज करने और रखने की कितनी ज़रूरत है, इस पूरी सूरत हाल पर हम गुफ्तगू करेंगे। अली गौहर बलोच साहब नून के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शौकत यूसुफजई साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तो शौकत साहब, अब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटजी अगले चंद हफ्तों में क्या होगी, ईद से पहले और ईद के बाद? तहरीक आप बाकायदा शुरू करने जा रहे हैं या फिर जो ये रवाबित रखने की बात इस वक्त सामने आई है, बानी पीटीआई ने इस सिलसिले में कोई हिदायत जारी की है? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, जहां तक सियासी बातचीत की वो है ना, ये तो आप देखें, स्टार्ट से हम कहते रहे कि हम सियासी लोग हैं और सियासी बातचीत के कोई इशू नहीं है, लेकिन जो इन्वायरमेंट क्रिएट की गई थी कि एक तो इलेक्शन के दौरान हमारे साथ क्या हुआ, इलेक्शन से पहले क्या हुआ, फिर इलेक्शन के बाद क्या हुआ, और अभी तक हमारे जो बहुत सारे वर्कर्स हैं उनके खिलाफ बेबुनियाद और जाली मुकदमात, और इमरान खान के ऊपर 200 से ज़ायद जाली मुकदमात, ये सारी वो चीजें थी कि हमने कहा कि आप हमें दीवार से लगा रहे हैं तो हम आपके साथ बातचीत किस बात पे करें। तो इसलिए अगर ये तो हुकूमत के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या हुकूमत जो है वो इसके लिए तैयार है कि जो कुछ उन्होंने किया है, गलत किया है, तो रिवर्स करने के लिए तैयार है, क्योंकि इससे कम तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। अगर जो मैंडेट चोरी हुआ है, आपका क्या ख्याल है कि हम उससे दस्तबरदार हो जाएं? ये सवाल ही नहीं पैदा होता है। या जो केसेस चल रहे हैं, ठीक है, हम फेस कर रहे हैं, हमारा लीडर फेस कर रहा है, अदालतों में जा रहे हैं, लेकिन ये जो अदालतों के ऊपर प्रेशर डालना, जिस तरीके से जजों ने खुद कहा कि हम पे प्रेशर डाला जा रहा है, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। इससे इंसाफ का जो लेवल है वो गिर जाता है, और ऑलरेडी हम पाकिस्तान दुनिया के अंदर जो इंसाफ का हमारा वो निज़ाम है वो किस हद तक नीचे लेवल पे है। तो इसलिए दुनिया भी हंस रही है कि एक साबिक वज़ीर आज़म को जो जेल में रखा गया है वो 6x8 रूम दिया हुआ है, कमरा दिया हुआ है, और उसी के अंदर सब कुछ है, वॉशरूम भी है, जानेमाज भी वहाँ रखी गई है, और फिर उसके ऊपर जो है ना, ये इनके कहना कि जी उनको तो देखें इतनी सहूलतें, एक्सरसाइज की मशीनें भी हैं, वहाँ पर LED भी है, कोई 10 मरले के करीब वहाँ पर वॉक करने की भी जगह है। देखें, ये आप मुझे बताएं कि बड़े बड़े जो जराइम पेशा मुजरिम होते हैं ना, उनको भी सुबह 5 बजे आजाद किया जाता है, वो जाके वॉलीबॉल खेलते हैं, कोई क्या करता है। ये कोई नई बात तो नहीं है, ये तो जेल मैनुअल है, ये कोई इस पर कोई एहसान कर रहे हैं। और मुझे बड़ी हैरत हो रही है कि हमारे न्यूज एंकर भी ये कह रहे हैं कि देखिए जो उनको सहूलतें मिल रही है। यार क्या सहूलत है उनके पास, कौन सी फैसिलिटी है? क्या नमाज पढ़ना वहाँ पे जुर्म है, या कुरान शरीफ पढ़ना, किताब पढ़ना क्या जेल मैनुअल के मुताबिक नहीं है? एक्सरसाइज करना, भाई कोई फुटबॉल खेलता है, कोई क्रिकेट खेलता है, कोई, ये तो जेल मैनुअल के मुताबिक है, उसको एक्स्ट्रा क्या सहूलत दी गई है? अगर शौकत साहब, ये अभी ये जेल मैनुअल के मुताबिक हो गया, लेकिन जब माजी में नून लीग या पीपल्स पार्टी के लोग फिर पाबंदे सलासल होते थे, उस वक्त जब यही सहूलियात इन लोगों को मिलती थी, तो उस वक्त फिर तनकीद किया करते थे बानी पीटीआई मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ मकामात पर जाकर। देखिए, मैं आपको बात बताऊं, अगर बानी पीटीआई ने कोई बात की भी थी तो वो एक पॉलिटिकल बात होती थी। आप मुझे बताएं कि कब इनसे वो सहूलतें छीनी गई? मुझे कोई बताए जो जिस जेल के अंदर इनको सहूलतें थी और बानी पीटीआई ने कहा कि मैं आके इनके एयर कंडीशन उतरवाऊंगा, ये करूंगा, कौन किससे उतरवाई? अच्छा, देखिए, एक सियासी स्टेटमेंट अलग होती है, लेकिन इस तरह जुल्म ज्यादती उन्होंने कभी नहीं की, न कभी इतनी मुदाखलत की कि जी जाके किसी के केसेस रुकाओ। अब ये सब कुछ हुआ है नहीं हुआ है तो ज़ाहिर अली गौर साहब इस पर बेहतर रोशनी डालेंगे। मैं आपकी तरफ जरा वापस आता हूँ। तो अली गौर साहब, ये जो इस वक्त माहौल आप लोगों ने बनाया हुआ है, ये 5x6 के एक कोठरी में इस वक्त बानी पीटीआई रह रहे हैं, तो ऐसी सूरत हाल में वो पार्टी फिर आपसे मुज़ाकरात के लिए किस तरह राजी होगी? कोई इन्वायरमेंट आप लोग क्रिएट करें, कुछ ज़रा जो सख्ती है माहौल की उसको ज़रा थोड़ा कम करें, थोड़ा हल्का हाथ रखें, तो फिर बात हो सकती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बुनियादी तौर पर तो बात ये है कि जो 9 मई के वाक़यात हुए हैं और जिस तरह से कि पाकिस्तान की तनसीबात के ऊपर हमला हुआ और जिस तरह से पाकिस्तान के साथ जो खिलवाड़ किया गया, जिस तरह से शोधा के मुजस्मों को तोड़ा गया, जिस तरह से मोटरवेज़ को आग लगाई गई, जिस तरह से मियाँ वाली और सरगोदा की तनसीबात के ऊपर हमला किया गया और पेशावर के रेडियो स्टेशन को भी आग लगाई गई, साथ ही जिना हाउस में जो कुछ हशर हुआ वो तो आज तक भी दुनिया देख रही है, और वो मतलब है कि एक अभी भी लोग विजिट करते हैं, जाकर देखते हैं, बैनुल अक़वामी तंजीमें भी देखती हैं।
इसमें ये कहना कि जो लोग उसके जो शख्सियत उसकी मास्टरमाइंड है, जो उन लोगों को उकसाने वाले थे, जो उन लोगों के सहूलतकार थे, जो खुद उस चीज़ों में मुलव्वस थे, वो बेगुनाह है। असल में इनकी सहूलतकारी का तो अंसर कहीं ना कहीं से जारी व सारी है, और यही वजह है कि अभी तक भी किसी केस पे स्टे ऑर्डर आ जाता है, कभी किसी केस की हेयरिंग नहीं होती। हम तो कहते हैं कि जो बेगुनाह लोग हैं वो बेगुनाह हो जाए और जो गुनहगार हैं वो अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचे। अगर तो इन मुज़ाकरात का बिल्कुल ठीक कहा है इन्होंने कि उसके TOR तय होने हैं, बिल्कुल TOR तय होने चाहिए। अगर तो ये 9 मई के वाक़यात के ऊपर और अपने करप्शन के मामलात के ऊपर कोई NRO चाहते हों तो फिर तो इनको मायूसी होगी। और दूसरा ये है कि आपके रवैये अगर सियासी हों तो आपको सियासी पार्टी समझा जाए। आपके रवैये तो हमेशा धरनों वाले रहे हैं, लॉकडाउन वाले रहे हैं, PTV पर हमलों वाले रहे हैं, और हत्ता के खातून जज को धमकियां लगाने वाले रहे हैं, और इनके ऊपर तो कोई हद की इज्जत भी नहीं लगती और कोई तौहीन अदालत भी नहीं लगती। आपने देखा कि तौहीन अदालत के केसेस में यूसुफ रज़ा गिलानी सज़ा हुए, तलाल चौधरी सज़ा हुए, दानियाल अजीज़ सज़ा हुए, उसके अलावा हमारे एक सेनेटर कराची से वो उनको जेल भेज दिया गया था, हत्ता कि और बहुत सारे लोग आते हैं। लेकिन इनके मौजूदा जो सेक्रेटरी इत्तलात और नशियात हैं वो टाउट का लफ्ज़ अदलिया के लिए इस्तेमाल करते हैं, और संगीन और भी इनके बेशुमार लोग हैं, लेकिन कभी आपने इनको तौहीन अदालत के कटहरे में खड़े हुए देखा है तो बताएं। और वो खातून जज को जो सरेआम धमकियां लगाई दी थी उसमें भी कोई सजा वगैरह नहीं हुई। उसमें तो हम तो गैर मशरूत माफी मांग ली थी ना, उन्होंने खुद पेश होकर माफी मांग ली, तो जाहिर है नहीं। देखिए बात ये नहीं है, वो कोई काबिल माफी अल्फाज नहीं थे, और वो केस अभी भी चल रहा है, उस पर कोई अभी फैसला नहीं हुआ, लेकिन उसको लटक रहा है। जिस तरह से डिले इन टैक्स होते हैं और वकला फिर एडवांटेजेस ले जाते हैं उनके लिए, और ख़ास तौर पर जब सुप्रीम कोर्ट में बुलाया गया, गुड टू सी यू कहा गया, जो रिमांड के अंदर एक मुलजिम को छुड़वा कर रेस्ट हाउस पहुंचा दिया गया, रिमांड ख़त्म करवा दिया गया, तो इतनी बड़ी हर्डल्स होंगी तो फिर आप मतलब है कि कैसे तमीज़ करेंगे, कैसे इम्तियाज़ करेंगे उसमें कि कौन जो है दहशतगर्द है और कौन सियासतदान है। हाँ, जहाँ तक डायलॉग की बात है, वो राना सनाउल्लाह साहब ने भी कुछ दिन पहले बात की है, आपके इल्म में है, बाकी भी पॉलिटिकल पार्टीज कहते हैं। हमने तो उस वक्त भी इनसे डायलॉग की बात की थी जब ये हमें दीवारों के अंदर चुनवा रहे थे और झूठे मुकदमात बना रहे थे, और 90 दिन के रिमांड के ऊपर हुकूमत खानों में रखा जाता था, कोई जज हमें जमानतें नहीं देता था। इनको तो 8 मिनट के अंदर 9 10 8 जमानतें मिल जाती हैं। सही। तो ये इम्तियाजी रवैये जो है, ये डायलॉग किस बुनियाद पर हों? अब ये आप किन चीज़ों पर इनसे डायलॉग करने को तैयार हैं? ज़ाहिर है ये जो गिरफ्तार अफराद हैं इनको तो हुकूमत नहीं छोड़ सकती, वो काम अदालतों का है। जो इनके मैंडेट चोरी का मसला है वो मामला ट्रिब्यूनल्स में। अब उसकी बुनियाद पर ये जुडिशल कमीशन बनाने की बात कर रहे हैं, वो मुतालबा अगर आप मानते हैं या उस पर बात करने को तैयार हैं, तभी मुज़ाकरात का सिलसिला आगे बढ़ सकता है ना। देखिए, जुडिशल कमीशन तो 2013 के इलेक्शन में भी इन्होंने इल्जाम लगाया था। जुडिशल कमीशन उस वक्त बना था और उस वक्त इनके मुतालबे के ऊपर बना था, और उस वक्त भी ये फैसला हुआ था कि कोई मुनज़्ज़म धांधली नहीं हुई, उस कमीशन का ही फैसला आया था। फिर अब अगर ये क्लेम करते हैं तो ज़रा गिरेबान में झांके 2018 के इलेक्शन के ऊपर भी ये शर्मिंदा भी नहीं है और तस्लीम करने के लिए भी तैयार नहीं है कि जिस तरह से इन्होंने RTS सिस्टम के ज़रिए वो किया अपने सियासी मुखालफिन के ऊपर, वो व्हाट्सएप पर JITs बन जाती थी, और आपको याद है किस तरह से मॉनिटरिंग जज लगाए गए थे, किस तरह से झूठे मुकदमात में सजाएं सुनाई गई थी, और उसके बाद फिर इनको इलेक्शन चोरी करवाया गया। हत्ता कि एक इलेक्शन की तो चोरी पकड़ी गई, और वो आपने देखा था सियालकोट में एक इलेक्शन हुआ था डस्का वाला सीट पर, तो उधर धुंध पड़ गई थी और क्या हुआ था। लिहाजा ऐसे लोग अगर दूसरों को कहे कि आप वोट चोरी कर रहे हैं तो फिर आप खुद अंदाजा करने के क्या है। हाँ, हम ये कहते हैं कि ट्रिब्यूनल्स में हत्ता के सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, हर फोरम मौजूद है इलेक्शंस के लिए, और ये रेट पिटीशन में गए हुए भी हैं। इनसे ज्यादा तो हमारी रेट पिटीशन है। हम खुद ये क्लेम करते हैं कि काफी हल्कों में हमारे साथ ज्यादती हुई है, तो हमने भी वही रास्ता अख्तियार किया हुआ। लेकिन ये तो नहीं कि हम मुल्क में इंतशार फैला दें, लॉकडाउन शुरू कर दें, कोई इस किस्म की तहरीकों के नाम के ऊपर जो है वो मतलब है कि पाकिस्तान के लोगों का जीना अजीरन कर दें। पुरअमन एहतजाज हर किसी का हक है, लेकिन इनका रिकॉर्ड ये है कि इन्होंने कभी पुरअमन एहतजाज नहीं किया।
अच्छा, इन्होंने हमेशा पुरतशद्दद एहतियात किए। नाम ये पुरअमन का लेते हैं लेकिन पुरअमन रहते नहीं। ठीक है, तो अब शौकत साहब ये ट्रिब्यूनल्स में आप लोग गए हुए हैं, ट्रिब्यूनल्स के फैसले आने तक क्या आप लोग इंतज़ार नहीं करेंगे या उससे पहले ही अपनी तहरीक शुरू करनी है? क्योंकि अब ये जो मैंडेट की चोरी वाला मामला है, इस पर हुकूमत से कैसे बात हो सकती है? इनको तो आप लोग बेख्तियार कहते हैं, आप ये कहते हैं कि इन्हें तो कोई इख्तियार ही नहीं है, इन्हें तो लाकर बिठा दिया गया, मुसल्लत कर दिया गया, तो फिर इनसे इस मामले पर या ये आपका ये मुतालबा कैसे मान सकते हैं मैंडेट की चोरी वाला? देखिए, इनसे बात करना क्या फायदा क्या होगा, मुझे बताएं। ऑलरेडी जो 9 मई का बयानिया है इनका, तो 9 मई तो हम खुद इसकी मजम्मत कर चुके हैं। 9 मई का कब से हम डिमांड कर रहे हैं कि जी अगर ये वाकया जो हुआ है, अगर कोई जिसमें मुलविस है तो उनको सजाएं क्यों नहीं दी जा रही। हम तो खुद ये कह रहे हैं। अब 1 साल हो गया, अब अभी तक ये 9 मई कर रहे हैं। इनका इलेक्शन के अंदर इनका बयानिया पिट गया। और लेकिन ये कि इस वक्त जो भी यानी पीटीआई के खिलाफ जितने भी एक्शंस हो रहे हैं, कार्रवाइयां हो रही है, उसकी बेनिफिशियरी पीपल्स पार्टी और नून लीग है और साथ एमक्यूएम है। तो ये तो मतलब ये कि बेनिफिशियरी है, ये तो जाहिर बात है, यही बात है। इनके पास तो कोई बयान नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में इन्होंने क्या किया है करप्शन के सिवा मुझे बताया जाए कि पीटीआई पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन ने कौन सा कारनामा अंजाम दिया है। 80 अरब का केस था, वो कैसे खत्म हो गए। मतलब इनके अब ये हमें कह रहे हैं कि जी इनको शर्म नहीं आती। अब आप देखें कि करप्शन की दास्तानें 10% कौन कहता था और कौन कहता था कि मैं सीटूंगा। तो ये तो इनके अपने लीडर कहते थे। आज वो सारे मिल गए, अल्हम्दुलिल्लाह, सारे कच्चे पक्के सब एक साथ हो गए। लेकिन शौकत साहब, ये जो आपका 4.25 साल दौर रहा है, उसमें जब करप्शन के जो इंडेक्स जारी होते थे, जो बैनुल अक़वामी इदारे सर्वे करके जारी करते हैं, उसमें आप लोग के अदवार में 2019, 22 और 21 में और नीचे चली गई थी रैंकिंग पाकिस्तान की करप्शन में, यानी वो करप्शन रुक नहीं रही थी और बढ़ गई थी। देखिए, मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर इस मुल्क के अंदर सही एहतसाब होता है तो जिसने किया है उनको पकड़ा जाए। लेकिन बदकिस्मती ये है कि जो आम लोग होते हैं, शरीफ लोग होते हैं, वो पढ़ लिए जाते हैं। जो बड़े बड़े जायदादें बाहर बना के बैठे होते हैं उनको कोई कुछ नहीं कहता। आप मुझे बताएं कि बाहर जायदादें इमरान खान की है या शरीफ फैमिली की है, जरदारी की है? ये कहाँ से इन्होंने बना लिया यार? यही तो हम वही तो आपको मौका मिला 4.25 साल, वो सही एहतसाब आप नहीं कर सके ना। राना सनाउल्लाह साहब बरी हो गए, शाहिद खाकान साहब छूट गए, एहसान इकबाल साहब पर जो कुछ था वो सब बेबुनियाद बाद में साबित हुआ। मेरे भाई, हम यही तो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ ना कि ये जो व्हाइट कॉलर क्राइम है ये बिल्कुल नहीं होता। यही तो पाकिस्तान का अलमिया है ना कि कितना पैसा जो है आप मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए बाहर भेज देते हैं, उसके सबूत ही नहीं होता है। यहाँ पे कई सौ इस तरह की चीजें हैं जो जिस पे लोग काम कर रहे हैं। तो ये देखें, एहतसाब नहीं हो रहा है इस मुल्क में। एहतसाब होता है तो बहुत, मैं अभी भी आपको कहता हूँ पाकिस्तान कोई गरीब मुल्क तो नहीं है, लेकिन जो भी हुकूमत बनती है, जो भी लोग आते हैं वो लूट के चले जाते हैं। फिर उसके बाद ये एहतसाब शुरू, एहतसाब बराए नाम होता है, क्योंकि सबूत होते नहीं। वो बेचारे क्या करें, एहतसाब वाले कहाँ से उनको वो करें। तो ये सारी चीजें देखें हम, ये अच्छी बात होती कि जितने भी पॉलिटिशियन हैं, जितने भी सरकारी मुलाजमीन हैं, ये सारे लोग, इनकी एसेट्स जो है ना वो नोन होने चाहिए थे। और जब ये एसेट्स नोन हो जाएं तो फिर उसमें देखा जा सकता है कि इजाफा किस टाइम हुआ है। सही। तो कहीं ना कहीं इंसान को वो कर लिया जाता ना। लेकिन हमारा सिस्टम ऐसा है कि कभी बीवी के नाम पे, कभी बच्चों के नाम पे, कभी किसके नाम पे, और उसके वो कहते जी वो तो बीवी के नाम पे, जी उससे मेरा क्या ताल्लुक है। तो ये जो सिस्टम है ना, इसमें मेरा ख्याल से हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान गरीब नहीं है। हमने बेचारे कर्जे ले लेके आम आदमी को हमने इतना इस काबिल बना दिया कि वो बेचारा बिल्कुल। तो चले बुनियादी नुकता आपका ये कि जब ये हुकूमत में आती हैं, ये जमातें, तो फिर इनके असासे किस तरह बढ़ जाते हैं अली गौर साहब। और ये बाहर जो जायदादें, अभी दुबई लीग्स भी जब आई तो उसमें भी फिर PMLN भी, पीपल्स पार्टी के भी नाम सामने आए, और ज़ाहिर है उसमें इनके चेयरमैन की या इनकी लीडरशिप का कोई नाम शामिल नहीं था। देखिए, जितने भी असासे हैं वो डिक्लेयर्ड है। ये पनामा का भी पहले ड्रामा एक रचाया गया था, और फिर उसके बाद मुझे बताया वो जो पनामा में बाकी 200 नाम थे, कभी किसी का नाम सुना है उसके बाद पाकिस्तान में, सिवाय जो नवाज शरीफ साहब को टारगेट किया गया था। हालांकि उनकी वो पनामा लीक्स में तो वो कोई जायदादें नहीं थी, और उनको फिर अकामा के ऊपर सजा सुनाई, फिर पनामा की जायदादों पर सजा सुनानी चाहिए थी। दूसरी गुजारिश ये है कि जो ये करप्शन की बात करते हैं, करप्शन का तो लफ्ज ही इनको देख के शर्मा जाता है। मतलब जितनी बेदर्दी के साथ इन्होंने पाकिस्तान को लूटा है,
KPK में तो इनको 12 साल हो गए ना हुकूमत करते हुए, 12वां साल जा रहा है ये 13वां। और वहां पर देख रहे हैं कि सबसे पसमानदा तरीन सूबा जो है आज भी जो इन्होंने बेड़ा गर्क किया हुआ है वो है। पेशावर को सेफ सिटी तक ना बना सके, फॉरेंसिक लैब तक ना दे सके जो, और 5 साल पिछले 4 साल इनकी पंजाब में हुकूमत रही है, किसी स्कूल में एक टीचर तक भर्ती नहीं किया। मतलब जुल्म की इंतहा है उन बच्चों के साथ जिनके साथ कि इन्होंने ये फ्रॉड किया कि हम तालीम देंगे और तरक्की तालीम से होती है, सड़कों से नहीं होती। तो तालीम तो उनसे छीन ली इन लोगों ने। कोई यूनिवर्सिटी, जितनी यूनिवर्सिटीज बनी है वो शहबाज शरीफ साहब ने बनाई है वहाँ पर पंजाब में। जितने बड़े बड़े मेडिकल के इंस्टीट्यूट बने हैं वो नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब ने बनाए। आज आप देख लें कि अगर ये जाती दफा पाकिस्तान की मईशत का बुरकस निकाल के कर गए और इन्होंने अलकादिर वो ट्रस्ट वाले बड़े बड़े कारनामे करप्शन में अंजाम दिए, इसके बावजूद कि जाती दफा IMF को खतूत भी, ये अभी तक भी IMF को कहते हैं कि कर्जा न दे, चूंकि इनकी ख्वाहिश ये है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए। तो इंशाल्लाह डिफॉल्ट तो नहीं करेगा, लेकिन जिस चीज को हम नामुमकिन समझते थे अब वो मुमकिन होती हुई नजर आ रही है। अब महंगाई की शरह कम होनी शुरू हो गई, इशारे नीचे आना शुरू हो गए। वो बजट के बाद वापस ऊपर चली जाएगी। अभी जो ये नए टैक्सेस लगने हैं, आज ही की ये खबर है 2000 अरब के इजाफी एडिशनल टैक्सेस लगाने की बात की जा रही है, तो वो ये तो महंगाई वापस 20% से ऊपर चली जाएगी। देखें बात यह है कि अभी चूंकि बजट अनाउंस नहीं हुआ, उससे पहले मेरा ख्याल है कि ये प्रेडिक्शन जो है जब तक कि बजट अनाउंस ना हो जाए ये कहना मतलब है कि मुनासिब नहीं है। और दूसरी बात ये है कि हमारे मुल्क में तो वाकई हमें अपना टैक्सेशन सिस्टम स्ट्रॉन्ग जरूर करना होगा। वो लोग जो कि मुनाफा कमा रहे हैं लेकिन टैक्स नेट के अंदर नहीं है, उनको टैक्स नेट के अंदर लाना होगा। और साथ ही साथ मैं समझता हूँ कि ये प्रोपेगेंडा किया जाता है। हमारी तो हुकूमत की ये कोशिश है कि ग्रास रूट लेवल पर जो अलीगौर साहब, चूंकि आप तो हुकूमत हैं तो आप ये नहीं कहें कि लाना होगा, आपको तो ये कहना सूट करता है कि हम लाएंगे। जी इंशाल्लाह, बिल्कुल ठीक कहा। हम तो हमेशा लाए हैं। हमने तो अपने जो टैक्सेशन के जो रेवेन्यू के टारगेट्स हैं वो हमेशा हमारी हुकूमतों ने पूरे किए हैं और आइंदा भी पूरे करेंगे। और दूसरी बात ये है कि जो वो तबका है, जो पिसा हुआ तबका है, उसको हमें रिलीफ देना होगा। हमें टैक्सेशन सिस्टम इस तरह से मैनेज करना होगा कि जो तबका ऑलरेडी मतलब है कि जो खत्ते गुर्बत से नीचे है या लोअर मिडिल क्लास है, उस पर जो है रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजें जो है उन पर उसका असर ना पड़े, या उनको कम से कम सैलरीज की मदद में या उनको रोजगार की शक्ल में कोई ना कोई रिलीफ मिलना चाहिए, कोई ना कोई सब्सिडीज मिलनी चाहिए। खास तौर पर पंजाब के और बाकी दीगर सूबे भी अब तो खैर 18वीं तरमीम के बाद इख्तियारात हैं। जिम्मेदारों को हम कोशिश करेंगे कि जो किसान है उनके लिए रिलीफ पैकेज। जी शौकत साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, जरा वक्त बिल्कुल कम है जरा। और एक बहुत 400 अरब का पैकेज जिम्मेदारों के लिए लेकर आ। जी शौकत साहब, बस ये 20 सेकंड रह गए मेरे पास। देखिए ये कह रहे हैं कि जी इंडेक्स नीचे वो आ रहा है कि उसकी बारी लिए शरीफ फैमिली ने पंजाब के अंदर मुसलसल वज़ीर आला का आता रहा है 7-8 दफा। तो ये दूध और शहद की नहरें जो बहाई गई थी वो किधर चली गई पंजाब से? एक लाहौर है, वो भी कैंट एरिया है, वो कैंट तो वैसे ही खूबसूरत होता है। यहाँ पेशावर का कैंट आके देखे आप, सबसे खूबसूरत। वो जाके बताते हैं कि हमने बड़ा काम किया है। वो नहर के ऊपर दोनों के पास एक दूसरे के खिलाफ लंबी चार्जशीट्स हैं। जब तक ये चार्जशीट्स नहीं खत्म हो जाती या इनको बुलाकर आगे नहीं बढ़ा जाएगा तो कैसे मामला आगे बढ़ेंगे। बहुत शौकत सुसुज़ई साहब, अलीगौर बलोच हमारे साथ मौजूद थे। इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।